Students, welcome to the Pathshala. This is part 7th and this is the last part of the work and energy chapter. तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको दिख रहा है. एंड देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से. 14 तक इसके पहले की वीडियोस में हो चुका था. ठीक है, आज लास्ट पार्ट है तो उसमें सारे क्वेश्चंस 15 से लेकर के 21. ठीक है, वी हैव टू स्टडी. चलिए 15 और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट है. इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड. मतलब उस पेंडुलम का एक जो बॉब होता है उसको एक साइड पे से लिया और ऐसे फिर छोड़ दिया. ठीक है, वो ऐसे अब झूल रहा है. अब क्या होगा, साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट, ऑसिलेशंस हो रहे हैं. वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में क्यों आ जाता है, इसकी एनर्जी चेंजेस को क्या होता है, एंड क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता है यानी उल्लंघन होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि एनर्जी कंजर्वेशन अब तक कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है. ठीक है, बट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उन सब में वो सक्सेसफुल रहा. अब इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं. देखो यहाँ पे पहले हम एनर्जी चेंजेस को समझेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि एनर्जी को हो क्या रहा है, एनर्जी जो इसकी है वो कैसे हो रही है. देखो, आप चाहे इस साइड, जब मान लो कि ये फर्स्ट पोजीशन थी, पोजीशन है. ठीक है, यहाँ पर आपने रखा और इसे जस्ट छोड़ दिया, फ्री छोड़ा, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है. ये यहाँ से जाते हुए नीचे गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आया, फिर वापस से ऐसा ऐसा ऑसिलेट करते करते कुछ देर में रेस्ट में आ गया यहाँ पर. ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, देखो हो क्या रहा है. ये बॉब जब इनिशियली रेस्ट पर था, ठीक है, आप जस्ट इसे छोड़ा था, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वेलोसिटी ज़ीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी. कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटी एंड हाइट. देखो कुछ हाइट पे था, ये कुछ हाइट पे था. कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक, वैसे तो ये एक सिस्टम के लिए डिफ़ाइन होती है, बट क्लास 9th के लिए आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी होगा कि जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. फिर आपने इसको छोड़ दिया, वहाँ से आते हुए नीचे आया. अब नीचे आया तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी बढ़ती गई. इन दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ आ गया. यहाँ पर जब आया तो हाइट इसकी ज़ीरो हो गई. मान लो एक तुमने बेस लिया, उससे हाइट ज़ीरो की, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, लेकिन अभी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई. यहाँ भी एनर्जी का सम कांस्टेंट आया. फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ से उस वेलोसिटी का यूज़ करते ऊपर चला गया. जब ये ऊपर गया तो फिर इसकी हाइट ज़्यादा, फिर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा है यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है. फिर वहाँ से वापस आया. तो इससे ये इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, इस तरह से एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए इस जगह पर हवा भी तो है. हवा का काम है कि उसको रोकना, वो जो मोशन हो रही है उसको रोकना. अगर आपको नहीं फील हो रहा है तो अपने हाथ को तेज़ी से मूव कराओगे तो एक हवा जैसा आपको कुछ फील होगा. ठीक है, एक रेजिस्टेंस फील होगा. तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ही मेन कारण है. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है थोड़ी देर में सराउंडिंग्स में चली जाती है. एयर रेजिस्टेंस का काम होता है एक हीट इवॉल्व करना. ठीक है, उस हीट को जनरेट करना, जिसकी वजह से सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है. हाँ, वो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उससे आपको हाथ पे ज़्यादा कुछ टेम्परेचर फील हो या ऐसा, लेकिन अगर वो बॉडी रेस्ट में आ रही है, थोड़ी देर में अगर ये बॉडी मूव करते करते रेस्ट में आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एनर्जी कहीं तो गई है. और वो किस वजह से गई, क्योंकि एयर थी, एयर ने उसको रेजिस्ट किया, तो सारी की सारी एनर्जी थोड़ी देर में सराउंडिंग में चली गई. ठीक, ये इसका पूरा सिस्टम था. और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं भी वायलेट नहीं होता है. आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. देखिए यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से. उसको रोकने के लिए कितना वर्क होना चाहिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए कितना वर्क होना चाहिए. अब इसको हम लोग दो तरह से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. पहला मेथड ये है कि आप जो न्यूटन के लॉज थे पुराने वाले, वेलोसिटी वाले इक्वेशन, उनका यूज़ करो.
या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करो, या जो चेंज इन एनर्जी होता है मास एनर्जी वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसका आप यूज़ कर लो। तो यहाँ हम वही करेंगे। उसका मास m है, वेलोसिटी v है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब जब ये रेस्ट में आ जा रहा है, थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है, थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी नहीं, वो ज़ीरो हो गई। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर सॉल्व करोगे माइनस का साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन होने का मतलब ये है कि जो वर्क डन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ दिस मास एंड दिस वेलोसिटी। देखो सेम चीज़ हुई है, जो अभी जो क्वेश्चन था जिसमें सिंबल्स थे, अब यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं, बस वैल्यू रखो, पुट करो। इजी क्वेश्चन है, सेम जैसा पहला था वैसा ही है। देखेंगे 1500 kg मास है, वेलोसिटी इतनी है, किलोमीटर पर आवर है, आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर एंड 1 आवर इंटू 60 सेकेंड में करना है ना, तो मिनट्स एंड सेकंड्स। सॉल्व करेंगे 50/3 आ गया। अभी जस्ट देखा है, इसी फॉर्मूले में जस्ट देखा है कि हाफ एम वी स्क्वायर रख दोगे, वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन, ठीक, क्योंकि फाइनली रेस्ट में रहना है इसे। चलिए वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास की वैल्यू रखो, वेलोसिटी की वैल्यू रखो, ठीक है। और रखने के बाद अब अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ये डायरेक्ट हमने कैसे रखा है नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। अब जाहिर है आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देन दिस विल बी द वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे ये और होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है, कुछ डायग्राम दिए गए हैं कि किस समय वर्क पॉजिटिव होगा, किस समय वर्क नेगेटिव होगा और किस टाइम पे वर्क विल बी ज़ीरो, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, मास m है ऑब्जेक्ट का, डायरेक्शन और सारी चीज़ें दी गई हैं, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। मतलब इस फिगर को देख के वर्क का ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव तीनों चीज़ें कंफर्म करनी है। चलिए एक एक चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, देखते ही समझ जाओगे। यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। जब कभी भी फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है, तो वर्क डन इस केस में ज़ीरो होगा। दूसरे केस में वर्क डन कब कहा जाता है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। वर्क डन सिर्फ तभी होता है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे अपोजिट या फॉरवर्ड। तो इस केस में क्या है, फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो ये कहा जाएगा पॉजिटिव वर्क। तीसरा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अब भी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और जस्ट अभी जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था माइनस हाफ एम वी स्क्वायर था, उसमें क्या था, बॉडी को रोक रहा था कोई फोर्स, तो उससे भी ये चीज़ क्लियर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही हैं। या सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? मतलब कि उस एक बच्ची है जिसका ये कहना है कि एक बॉडी पर अगर मल्टीपल फोर्सेस लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तब भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, देखिए। ये चीज़ पॉसिबल होगी जब रिजल्टेंट ज़ीरो हो। अब जैसे देखो ये एक बॉडी है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर, ये बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पहली चीज़। एक F2 नाम का फोर्स इधर से लगा, कुछ भी सिंबल दे दो, F2 F1 F3 जो भी देना है, F2 नाम का फोर्स इधर से लगा, एक F1 इधर से लगा। हुआ ये कि दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो फोर्सेज आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो गए। मान लो एक ऊपर से भी लगा दो, एक इधर से भी लगा दो, 50 फोर्सेज लगा दो,
लेकिन उसके बाद अगर रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है तो ये कंडीशन में कोई चेंज इसके नहीं आएगा, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो। इसके अलावा रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया तभी आप इसे आराम से समझ सकते हो। मास तो बॉडी का ज़ीरो नहीं होता है मैक्रो लेवल पे, तो एफ ज़ीरो है, मास कुछ ना कुछ है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। देखिए अगर रिजल्टेंट फोर्स को एक सिंगल फोर्स कंसीडर कर लें, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ज़ीरो होगा नहीं, ठीक है, मास इंटू दिस, लेकिन रिजल्टेंट ज़ीरो हो रहा है तो एक्सेलरेशन सॉल्व करोगे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर दिस 500 वाट ईच। 4 डिवाइसेस हैं, हर एक ने पावर कंज्यूम की है 500 वाट की, तो बताना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है 10 घंटे में। चलिए आवर्स दिए गए हैं, डिवाइसेस 4 हैं, पावर इतनी है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, वैल्यू रखो। 4 डिवाइसेस हैं तो 4 इंटू दिस इंटू व्हाट इज़ द टाइम, टाइम इज़ 10 वाट, तो यहाँ पर सॉल्व करके आपको वाट आवर मिला है, मतलब 20,000 वाट आवर, और किलो में टर्न करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 किलो वाट, सॉरी 1000 से डिवाइड करें तो इट विल 20 किलो वाट आवर, जस्ट दैट। अभी अगर जूल में बोलता, ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते तो जूल में भी चेंज हो जाता, इजी है। लास्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट, कोई कपड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बुक है, ज़मीन से गिरा, ऊपर से नीचे गिरा दो, ज़मीन पे जाके रुक जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। इसका सीधा सा आंसर है कि दैट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, साउंड, और कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होती है, क्योंकि अगर उसको एक सिस्टम मान के चलेंगे और सिस्टम में कभी भी कोई भी चेंज आया, कोई डिफॉर्मेशन आया, तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी चेंज हो गई। ऑल राइट, यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, थैंक्स।